हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज 11th क्लास के चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड जीव जगत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं कमल कौशल आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर जीव जगत। जी बेटा, लेसन 1 द लिविंग वर्ल्ड जीव जगत 11th क्लास का चैप्टर 1 है बेटा। तो आप लोग पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, जीवों का वर्गीकरण। आपको हम बता देते हैं, जीवों का वर्गीकरण कैलोरस लीनियस ने किया था। ठीक है, जीवों का वर्गीकरण निम्न कारणों से किया जाता है। ठीक है, वर्गीकरण क्यों किया जाता है आपको हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो जीवों की सरलता से पहचान हेतु, नंबर दूसरा अन्य स्थानों के जीवों के अध्ययन हेतु, जीवाश्मों के अध्ययन हेतु समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जा सकता है, जबकि सभी जीवों का पृथक अध्ययन असंभव है। नंबर 5, वर्गीकरण से जीवों में समानता व असमानता का पता चलता है, जिससे विभिन्न जीव समूहों के बीच संबंध का ज्ञान होता है। ठीक है बेटा। नंबर 6, विभिन्न टैक्सा के विकास का पता चलता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदलने का कारण। आपको हम बता देते हैं कि विभिन्न प्रकार के संसाधनों का जो विकास हुआ है, उन्हीं विकासों को देखते हुए वर्गीकरण की प्रणाली को बदलना आवश्यक हुआ। तो आइए चलते हैं। नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन का भी लगातार विकास होता रहता है। प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण उनके आवास तथा गुण के आधार पर करते थे। इसके पश्चात बाह्य आकार की वर्गीकरण का मुख्य आधार बन गई। इसके पश्चात सूक्ष्मदर्शी व अन्य उपकरणों की खोज के पश्चात आंतरिक संरचना तथा भौगोलिकी का उपयोग वर्गीकरण हेतु होने लगा। ठीक है बेटा, अब आपको हम नई चीज़ें शुरुआत से बता देते हैं एक एक लाइन के बारे में, कि नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन का भी लगातार विकास होता रहता है। जैसे नए नए उपकरण आ गए, ठीक है, उन उपकरणों के माध्यम से या प्रौद्योगिकी में नया नया विकास हुआ, तो उन विकास के माध्यम से भी इनमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। वैज्ञानिक लोगों का अध्ययन या शोध जो है और आगे बढ़ा। प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण उनके आवास और गुण के आधार पर करते थे। प्राचीन समय में अर्थात पुराने समय में जो वैज्ञानिक लोग थे, वो जीवों को देख करके उनके आवास, रहन सहन, खान पान, उनके लक्षण, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देख करके जो है उनका वर्गीकरण कर देते थे। उसके पश्चात बाह्य आकार की वर्गीकरण का मुख्य आधार बन गई। ठीक है, दूर से ही देख करके पहचान जाते थे कि हाँ, ये इसी वर्ग के जीव हैं। इसके पश्चात सूक्ष्मदर्शी व अन्य उपकरणों की खोज हुई। अब खोज के पश्चात आंतरिक संरचना अर्थात उनके आंतरिक संरचना तथा भ्रूणों की का उपयोग वर्गीकरण हेतु होने लगा। ठीक है, वर्तमान में कोशिकीय संरचना, गुणसूत्र, जैव रासायनिक विश्लेषण, जीन संरचना तथा डीएनए में समानता का भी उपयोग जीवों के बीच संबंध स्थापित करने में तथा वर्गीकरण में किया जा रहा है। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली समय समय के साथ परिवर्तित एवं विकसित की जा रही है। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि गुणसूत्र, जैव रासायनिक विश्लेषण, जीन की संरचना तथा डीएनए में समानता का भी उपयोग जीवों के बीच संबंध स्थापित करने में तथा वर्गीकरण में किया जा रहा है। देखिए, वर्गों को पहचानने के लिए डीएनए का भी उपयोग किया जा रहा है, उनके गुणसूत्रों को, क्रोमोसोम का भी उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है समय समय के साथ में जो है परिवर्तित और विकसित की जाने वाली परिवर्तन। अब बात कर लेते हैं व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें जो शिक्षा मिलती है वो निम्नलिखित है। समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है सभी जीव जंतु उसके समष्टि के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आइए हम चलते हैं। व्यष्टि, इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यष्टि में
कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उनकी समष्टि के अन्य व्यष्टियों में नहीं पाए जाते हैं। समष्टि अर्थात पॉपुलेशन कहलाते हैं। प्रत्येक समष्टि जनन में पृथक होती है। दूसरा नंबर क्या है, एक समष्टि के सदस्य आपस में अंतर प्रजनन करके नए जीव को जन्म दे सकते हैं। तीसरा, एक समष्टि के सदस्यों में समानता होती है तथा ये अन्य समष्टि से असमान दिखाई देते हैं। समष्टि के प्रत्येक सदस्य का कैरियोटाइप समान होता है। नंबर 5, एक समष्टि के सदस्यों में आंतरिक संरचना में समानता पाई जाती है। नंबर 4, टैक्सॉन परिभाषा। ठीक है, टैक्सॉन की परिभाषा और परिभाषा तथा विभिन्न पदानुक्रम के अनुसार उदाहरण। तो देखिए टैक्सॉन की परिभाषा क्या है। टैक्सॉन किसी भी स्तर को वर्ग की समूह होता है। टैक्सॉन किसी भी स्तर के वर्ग की का समूह होता है। टैक्सॉन इज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। यह किसी भी स्तर पर जीवों के समूह को निरूपित करता है। उदाहरण, मक्का, जैसा कि आपको हमने बताया विभिन्न पदानुक्रम के अनुसार, तो मक्का स्पीसीज, रोजेज जीनस, घास फैमिली, कोनिफर ऑर्डर, द्विबीजपत्री क्लास, बीजीय पौधे डिवीजन। शब्द टैक्सॉन सर्वप्रथम 1956 में ICBN अर्थात इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनकल्चर ने प्रतिपादित किया था तथा मेयर 1964 ने इसकी परिभाषा किसी भी स्तर के वर्ग की समूह के रूप में दी। ठीक है बेटा, ये है टैक्सॉन की परिभाषा और विभिन्न पदानुक्रम के अनुसार उदाहरण। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5, विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले वैज्ञानिक। विज्ञान, विज्ञान ज्ञान का वह समूह जिसमें समस्त सजीव तथा निर्जीवों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस द्वारा किया गया। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, विज्ञान का शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस द्वारा किया गया। अब प्रश्न नंबर 6 बेटा, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के पिता का नाम। जैसे फादर्स ऑफ जूलॉजी, फादर्स ऑफ बायोलॉजी, फादर्स ऑफ बॉटनी हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि जीव विज्ञान पिता को जनक भी कहते हैं। ठीक है, तो जनक का नाम है अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक का नाम अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के नाम जनक का नाम है थियोफ्रेस्टस। तो ये थे जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के पिता का नाम। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7, जीव विज्ञान की दो परंपरागत शाखाओं के नाम तथा इनमें अंतर। देखिए आपको हम बता दें, जीव विज्ञान की दो परंपरागत शाखाएं हैं, एक है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। ठीक है जी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था। तो जंतु विज्ञान शाखा के अंतर्गत जंतुओं अर्थात एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है, जबकि वनस्पति विज्ञान शाखा के अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, सजीवों के दो लक्षण निम्न हैं। अर्थात सजीवों के आपसे पूछा जाता है कि चलो सजीव है तो सजीव के दो लक्षण बताओ बेटा। तो आप बताते हैं कि सजीव खाना खाता है, सजीव चलता है, सजीव बोलता है, सजीव सांस लेता है, सजीव प्रजनन करता है। तो उनमें से आपको दो लक्षणों को लिखना है बेटा। तो पहला लक्षण है श्वसन, जिसे आप रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन में क्या है, जीवधारियों में श्वसन हर समय होता रहता है। इस क्रिया में जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इस क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है
और ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा से ही जीवधारियों की समस्त जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। श्वसन क्रिया एक उपापचयी क्रिया है। ठीक है, ये तो था श्वसन के बारे में। देखिए, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इस क्रिया में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह वसा और प्रोटीन का ऑक्सीकरण कर लेता है, ऑक्सीकरण होता है उसमें, और ऊर्जा मुक्त होती है। अर्थात ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो जब ऊर्जा मुक्त होती है तो जीवधारियों की समस्त जैविक क्रियाएं क्या होती है बेटा, संचालित हो जाती हैं। ये क्या है, श्वसन क्रिया एक उपापचयी क्रिया है। अब बात कर लेते हैं दूसरा लक्षण, जनन, रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। बहुकोशिक जीवों में जनने अर्थात लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसके अपने माता पिता से मिलते हैं। अर्थात जनन का मतलब है अपने ही समान संततियों को जनना। ठीक है, जैसे गाय को आपने देखा अपने ही समान बछड़े को जनती है, या मनुष्य में ही ले लीजिए, अपने समान जो है बच्चे को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार अपने ही समान संततियों को जनना जनन कहलाता है। और उसके लक्षण, माता पिता के लक्षण बच्चों में समान आ जाता है, चाहे वो समरूपता हो चाहे समजातता हो। ठीक है, तो जीव अलैंगिक लक्षण, अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। फंजाई कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोट के जीवों जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया, चपटा कृमि, जिसे आप टेप वार्म भी कह सकते हैं, ठीक है, फीता कृमि जिसे कहते हैं, में वास्तविक पुनर्जनन होता है। अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त अर्थात जीवित कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतुमयी शैवाल मांस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। अब बेटा बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर, म्यूजियम की परिभाषा तथा म्यूजियम तथा चिड़ियाघर में अंतर। देखिए, सबसे पहले म्यूजियम का क्या मतलब है। म्यूजियम का मतलब संग्रहालय। संग्रहालय मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें विभिन्न प्रकार को इकट्ठा रखा जाता है बेटा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं म्यूजियम की परिभाषा तथा म्यूजियम तथा चिड़ियाघर में अंतर क्या क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं संग्रहालय अर्थात म्यूजियम। संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं, जिसे आप लैब कहते हैं। ठीक है, पौधे तथा प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र करके मारने के बाद डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। जैसे कि आप लोगों के लैब में देखा होगा आपने, संग्रहालय में लैब में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आपको मिलेंगे। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के क्लासिफिकेशन के अनुसार उनको रखा जाता है एक जगह पर इकट्ठा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि यह किस वर्ग किस जात का जंतु है। ठीक है, कीटों को एकत्र करके मारने के बाद डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्रायः परिरक्षित घोल में डालकर जारों में भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रमुख संग्रहालय। तो प्रमुख संग्रहालय आपके निम्न हैं। नंबर 1 नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो कि लंदन में है। फॉरेस्ट म्यूजियम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नंबर 3 नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है।
महाराजा सवाई मानसिंह म्यूज़ियम जयपुर में है। ठीक है, ये थे आपके भारत देश के प्रमुख संग्रहालय। करते हैं प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क जिसे आप जानते हैं। ठीक है, चिड़ियाघर को जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। जीवित प्राणी रहते हैं। आपने चिड़ियाघर देखा है ना, चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, शेर, चीता, जिराफ, सर्प, मोर, पक्षी, सभी लगभग सभी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देख रेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए, आप चिड़ियाघर जाते हैं तो आप देखते हैं कि मोर किस प्रकार से जो है खुश होकर के नाचता रहता है, या शेर कैसे दहाड़ता है, या हाथी कैसे मदमस्त होकर चलती है, जिराफ किस प्रकार से कार्य करता है, हैं? तो इन सारी चीज़ों का हमें व्यवहार को सीखने को मिलता है। प्लस यह हम लोगों की मानव की देख रेख में रखा जाता है बेटा, क्योंकि वो स्वयं से तो आहार ले नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको एक बंदिश में रखा जाता है, उनको एक घेरे में रखा जाता है, जिससे कि वो लोगों को नुकसान ना पहुंचा सकें। ठीक है, तो जब लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो उनको आहार प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, फॉरेस्ट के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी देखरेख और इनके भोजन की व्यवस्था मनुष्यों को ही करनी पड़ती है। ठीक है, जहाँ तक संभव होता है चिड़ियाघरों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। ठीक है बेटा, देखिए मैंने आपको बताया था कि समष्टि के साथ साथ सभी लोगों का आवास, व्यवहार कैसे क्या रहता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी प्रकार प्राणियों को, देखिए प्राणियों को अगर उनके आवास के अनुसार, उनके माहौल के हिसाब से नहीं रखेंगे तो वो उस स्थिति को एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे और मर जाएंगे। जैसे कि अब मछली को बाहर आप निकाल दीजिए तो क्या मछली जीवित रहेगी? नहीं, मर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसका आवास नहीं है, उसका आवास जल है, तो मछली को हमें जल में ही रखना है। शेर को हमें उसका गुफा बनाना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें उनके आवास के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है। और इन खाद्यान्नों को प्रायः चिड़ियाघर कहते हैं। देखिए, जो वहाँ खाद्यान्न नहीं है, उद्यान है। इन उद्यानों को प्रायः चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत दूर से लोग तथा बच्चे आते हैं। देखिए, हम लोग भी जाते हैं ना चिड़ियाघर देखने, तो ऐसे बहुत दूर दूर से लोग चिड़ियाघर को देखने के लिए आते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार से उनके द्वारा किए गए व्यवहारों को सीखते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10, हार्बेरियम की परिभाषा तथा इसे तैयार करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि निम्नलिखित हैं। अब आइए हम चलते हैं हार्बेरियम को तैयार करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त बेटा। हार्बेरियम पौधों तथा पौधों के भागों का संग्रहालय होता है, जिसे मान्य वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित रखा जाता है। ठीक है, हार्बेरियम क्या है? पौधों तथा पौधों के भागों का संग्रहालय। उनको हम क्या करते हैं? इकट्ठा करके रख लेते हैं, जिसे मान्य वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित रखते हैं। ये किस वर्ग का है, किस जात का है, किस वंश का है, इस हिसाब से सेट करके हम उसको रख लेते हैं। ठीक है, इसे हार्बेरियम सीट या पादपालय पत्र पर चिपका करके, जैसे आपके स्कूलों में हार्बेरियम फाइल लगती है ना, उसमें हम इसको क्या करते हैं? चिपका करके उसे व्यवस्थित ढंग से रख लिया जाता है। हार्बेरियम को तैयार करने के लिए निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, कैंची, चाकू, नमूनों को रखने हेतु वेस्कुलम नामक बॉक्स, पादप, प्रेस, अखबार, लेंस आदि। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो या कोई चीज़ें नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।